And this is Commerce Corner and we are going to discuss about monetary policy. So इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रूमेंट, रिफॉर्म्स एंड इन्फ्लेशन के साथ इसका क्या कनेक्शन है. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंट्रोडक्शन से. अगर बात करी जाए इंट्रोडक्शन की तो इसमें हमने रिज़र्व बैंक के बारे में बताना है कि रिज़र्व बैंक क्या होता है, कब स्टैब्लिश हुआ था और क्या रोल है इसका इन मॉनेटरी पॉलिसी में. सबसे पहले बता दूं तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता ही कौन है, रिज़र्व बैंक बनाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक बनाता है. ठीक है, क्यों बनाता है? ताकि ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल कर सके या फिर लोन्स की अवेलेबिलिटी को देख सके. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करे, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी बनी रहे. ठीक है, तो इसको ही हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं. DC रोवन ने ये डेफिनेशन दी है. इसमें भी वही है कि सप्लाई ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी को कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो डिज़ाइन करी गई है बाय सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू DC रोवन. इज एवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी की एवोल्यूशन कैसे हुई? फर्स्ट स्टेज है 1935 से 1949. अब इस स्टेज का फोकस किस पे होता है? ताकि सप्लाई और डिमांड को मीट किया जाए थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, थ्रू बैंक रेट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो इसका जो फोकस है वो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस विद एडिशनल मॉनेटरी टूल्स ऑफ बैंक रेट एंड CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो. अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जाए, तो रिजर्व बैंक भी यहाँ पे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स यूज़ करता है ताकि स्पेकुलेशन को कम किया जाए. सेकेंड स्टेज इज़ 1949 से 1969 मॉनेटरी पॉलिसी इन साइन विद 5-year प्लान्स. अब हमें पता है कि इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947 में एक टर्निंग पॉइंट था जिसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गई थी. इसका मेन फोकस क्या था कि जो स्मॉल स्केल्स हैं और लार्ज स्केल्स हैं दोनों पे फोकस करना, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, रीजनल ग्रोथ पे अपना फोकस बनाए रखना, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना. यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर स्टैब्लिश हुए हैं उनमें किसका रोल है? बेसिकली गवर्नमेंट का रोल है टू डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय स्टैब्लिशिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. नेक्स्ट इसके डेवलपमेंट में जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसका भी काफ़ी हाथ है, क्योंकि अगर आप खर्चा प्रॉपरली करोगे, प्रोडक्टिव मैनर में करोगे, तो वो भी डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा आपको. यानी कि जैसे गवर्नमेंट ने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉपरली यूज़ किए तो उसके साथ ही डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई. पॉलिसी है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है रेगुलेट करने के लिए? क्रेडिट अवेलेबिलिटी, वो है बैंक रेट जो पहले भी था, रिजर्व रिक्वायरमेंट थी पहले भी, और OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी थे. बट यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट आने के साथ ही SLR भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि रेगुलेशन एक्ट 1949 स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट बोरिंग्स एंड सर्व एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज़ 1969 से 1985 क्रेडिट प्लानिंग. अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि नेशनलाइजेशन हुई थी 14 बैंक्स की जो प्राइवेट बैंक्स थे, एंड 1969 में ये हुआ. अब नेशनलाइजेशन क्या होती है? यानी जो वो प्राइवेट बैंक्स है उन्हें हम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रखें. ठीक है, तो इसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं. और जब नेशनलाइजेशन हुई, जैसे मैंने कहा कि 1969 में हुई 14 प्राइवेट बैंक्स की, तो वहाँ पे जो रिज़र्व बैंक है उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी में बैलेंस बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया. प्राइस बढ़ने के काफ़ी सारे यहाँ पे कारण लिखे हुए हैं, जैसे हो गया इंडो पाक वार हो गई 1971, ड्रॉट इन 1973, ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक 1973 एंड 1979. सो दीज आर ऑल चैलेंजेस. इनके कारण ही यहाँ पे जो इन्फ्लेशनरी कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट में ये बताया गया है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं या फिर बैंक रेट हैं, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के, वो इनएडिक्वेट हैं कि वो प्राइस को स्टेबल कर सकें. और इसी के साथ हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट है अभी का वो 4% है, एंड WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 8.8% है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. फर्स्ट इज कैसे मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है इकोनॉमिक
ग्रोथ करने में। ये क्या करती है, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ कर देती है, जिसके साथ ही लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन फिर जब हायर इन्वेस्टमेंट होने लगती है, उसी के साथ इकोनॉमी की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है एक्सपेंशनरी इन केस, तो उसमें क्या होता है, ये अपने रेट को कम कर देता है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, जिसके साथ जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें ये लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा देता है एंड हायर इन्वेस्टमेंट हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। एंड देन ये अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करता है, जिसके साथ ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। देन सेकेंड पॉइंट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर यहाँ पे रिसेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है एंड यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा सके। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे फुली एम्प्लॉयड हों, ठीक है, कुछ ना कुछ हद तक अनएम्प्लॉयड रह ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही होता है कि कम से कम रहें, ओके। कोई ऐसी कंट्री नहीं है, कुछ ना कुछ परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट वालों की होती ही है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हेल्प करती है कि वो फुली यूटिलाइज हो, क्या, जो आउटपुट है, ठीक है, बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड। तो इन ब्रीफ जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो हमने देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे बढ़ाने में हेल्प करती है। जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि जो कुछ रेट तक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बची हुई है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अदर फैक्टर्स पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फुली कैपेसिटी आउटपुट। थर्ड पॉइंट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है। इसका ये मतलब है कि हमने ऐसा बनाना है प्राइस को कि ये ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा कम ना हो, जो इफ़ेक्ट ना डाले, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम क्या करते हैं कि अगर जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई तो यहाँ पे डिफ्लेशन आ सकती है, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो उसके साथ यहाँ पे महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट कर सकती है थ्रू इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो ऐसे ही कैपिटल हमारी आउटफ्लो होना शुरू हो जाती है। मान लो कि डिमांड बढ़ गई ऑफ फॉरेन करेंसी की, ठीक है, तो हमारी खुद की जो कंट्री है उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगी हमारी ही करेंसी पे, ठीक है। $1 का 70 रुपीज़ बनते हैं, तो वहाँ पे जाके हमारी जो करेंसी है, जैसे ₹1 का 0.0 समथिंग डॉलर बनेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू वहाँ पे जाके कम है, ठीक है, यानी कि हमारी करेंसी काफ़ी सस्ती है, यानी हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीपर हैं इन फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा एक्सेट्रा। अगर हम एक्सपोर्ट्स करना इंक्रीज़ कर दें तो उसके साथ ही हमारी जो जीडीपी है वो इम्प्रूव होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो यही है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसे बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं, जैसे आपने कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कंफर्म किया, बाय सेंट्रल बैंक ने किया, तो ये सारी ही कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात करें तो वो सोसाइटी के कितने सारे सेक्शंस होते हैं, तो हर सेक्शन का अपना ही क्वालिटेटिव मेजर होगा, ठीक है। ये एंड दीज आर सम ऑफ द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स: रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, कैश रिजर्व रेशो एंड चेंज इन लिक्विडिटी रेशो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट 2, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। अब देखो रेपो रेट क्या होता है। मोस्ट ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के वो रेपो रेट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा रेट जहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है
वो मनी बोरो करेगा फ्रॉम सेंट्रल बैंक से यानी आरबीआई से ऑन सबमिशन ऑफ कोलेट्रल, यानी अपनी जो कुछ सिक्योरिटी वो आरबीआई के पास रखेगा और कुछ मनी ले लेगा। सिमिलरली अगर रिज़र्व रेपो रेट की बात करें तो उसमें उल्टा होता है, यानी कमर्शियल बैंक रेपो रेट में बोरो कर रहा था बट यहाँ पे वो डिपॉजिट करेगा, दैट इज़ नोन एज रिवर्स रेपो रेट। तो जब महंगाई होती है ज़्यादा तो उस केस में जो आरबीआई है वो अपने रेपो रेट को ज़्यादा कर सकता है, ताकि अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो गया तो वो एग्रीगेट डिमांड को कम कर देगा। और जो भी बैंक्स बोरो करते हैं फ्रॉम आरबीआई से, कुछ भी कैश हो और सिक्योरिटी देते हैं, तो वो किस पॉलिसी के अंदर आता है, वो है लिक्विडिटी मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर आरबीआई में एक्सेस आप डिपॉजिट करते हो तो वो भी लिक्विडिटी पॉलिसी में ही आएगा, यानी कि LAF में आएगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। और इन एडजस्टमेंट की हेल्प से वो मैनेज कर सकते हैं सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी प्रेशर्स को। अब आरबीआई ने इसके साथ ही LAF के साथ ही MSF भी यहाँ पे प्रोवाइड किया, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो प्रोवाइड करती थी लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट इज़ रिवर्स रेपो रेट। इसमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो डिपॉजिट करते थे इन आरबीआई में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट इज़ बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? ऐसा रेट जिस पे आरबीआई लोन्स प्रोवाइड करती है टू कमर्शियल बैंक्स को। अब जो ये बैंक रेट है अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इकॉनमी भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही उल्टा है इसका, अगर वो बैंक रेट डिक्रीज़ हो जाता है तो ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इकॉनमी में चल रहा है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं ये क्यों आते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट इज़ इतना एक बैंक डिपेंड करता है ऑन बोरोड रिजर्व्स पे। सेकंड इज़ बैंक की कितनी डिमांड है फॉर बोरोड रिजर्व्स के लिए। थर्ड इज़ कि बाकी सारे जो रेट्स हैं वो कितने हद तक चेंज हुए हैं, और बैंक की और कौन से डिमांड्स हैं फॉर लोन्स, सप्लाई ऑफ फंड्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई से बोरो कर सकते हैं लोन्स एट बैंक रेट विदाउट कोई भी सिक्योरिटी दिए बिना, और ऑन दी अदर हैंड अगर रेपो रेट चार्ज किया जाए तो वहाँ पे सिक्योरिटी लगती है। सेकंड डिफरेंस है जो बैंक रेट है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू रेपो रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी में रेपो ऑप्शंस होती हैं जिसमें एक एग्रीमेंट होता है रीपरचेज और सेल करने का बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। अब जो आरबीआई है यानी कि सेंट्रल बैंक है वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स रेपो को भी यहाँ पे कंडक्ट करता है इन ऑक्शंस को, जैसे हमने ऑक्शंस की बात करी थी कि सेंट्रल और कमर्शियल बैंक्स में होता है। तो ये हेल्प क्या करता है? टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइसिंग ऑफ लोन्स, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक्स्ट्रा मनी बोरो कर सकते हैं फ्रॉम आरबीआई टू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो जो सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है मनी सप्लाई पे होता है और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे होता है। अब जो ओपन मार्केट है उसका मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक एंड बैंक्स। मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा करा जाता है, यानी सेल और परचेज आरबीआई करता है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, जिसमें पब्लिक और बैंक्स भी शामिल होते हैं। सो अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे यूज़ करी जाती है तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो डिक्रीज़ कर देता है मनी सप्लाई को बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़। अगर वो सेल कर देगा अपनी सिक्योरिटीज़ तो वहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन चल रही है कि प्राइस कम है तो वो क्या करेगा? परचेज़ करेगा, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो फ्लैक्सिबल है, उसमें चेंजेस इजीली करे जाते हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल का। नेक्स्ट इज CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। अगर कोई टोटल एसेट की कुछ अमाउंट साइड पे रखी जाती है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस तो उससे हम कह सकते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो है। एंड ये इन फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड भी हो सकती है और कैश एंड बैंक भी हो सकती है। यहाँ पे आरबीआई
इम्पोज करता है ऑन बैंक्स पे कि आपको मेंटेन करके ही रखना है CRR फॉर 3 to 15% के लिए ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। एंड नेक्स्ट इज CRR जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2019 का डेटा ले लो, ब्राज़ील में हाई 45% है और इन यूरोपियन यूनियन में एज लो एज 1% है। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 4% है। नेक्स्ट इज़ SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब जो बैंक्स है CRR तो उन्होंने मीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे SLR मीट करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती। सो व्हाट इज़ SLR? SLR एक ऐसी अमाउंट है जो लिक्विड कैश में रखी जाती है, यानी गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़ में। ये कौन रखता है? कमर्शियल बैंक्स, मिनिमम % ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, इसे हम SLR कहते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव का मतलब ये होता है एक स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है, यानी कि एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम डिस्करेज कर रहे हैं या फिर एनकरेज कर रहे हैं बैंक्स की लैंडिंग पॉलिसी को चेंज करके या फिर सिमिलर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में चेंजेस लाके, ठीक है। इसे कहते हैं सिलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट दो वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है, एक तो जो करंट वैल्यू चल रही है उस सिक्योरिटी की, ठीक है। सेकंड इज़ जिसे हम फर्स्टली कहेंगे कोलेट्रल। सेकंड इज़ वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, कितना लोन ग्रांट किया है वो, या फिर कितनी सिक्योरिटी है उसकी करंट वैल्यू क्या है। इन दोनों को माइनस करके हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आता है। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट रैशनिंग। सो क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है कि जब बैंक्स एक लिमिट लगा देते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि हम यहाँ तक ही आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है, अमाउंट दे सकते हैं, चाहे वो बंदा हायर रेट पे लेना चाहे तब भी नहीं देंगे क्योंकि वो लिमिट लग गई है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एक रिस्क आ जाता है लैंडिंग असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का या फिर रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो मॉरल सुएशन मतलब कि एक टैक्टिक्स होता है जिसमें जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक क्यों ना हो, वो अदर बैंक्स को परसुएड करता है और उन्हें ये सजेशन देता है, अपील करता है अबाउट द पॉलिसीज़। बट इसमें कोई लीगल मेजर नहीं यूज़ होता, बस वो सजेशन देता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन। मॉरल सुएशन में होता था कि जस्ट आपको सजेशन दी जा रही है, अपील करी जा रही है, बट डायरेक्ट एक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं लाइक सेंट्रल बैंक्स या रेगुलेटर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं और डायरेक्टली एक्शन लेते हैं टू कंट्रोल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर रिफॉर्म्स। फर्स्ट स्टेज इज़ 1985 to 1998 मॉनेटरी टारगेटिंग। सो मॉनेटरी टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी जिसके साथ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को प्रमोट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को सेट कर देता है, सच एज मनी सप्लाई का या फिर एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट का, ठीक है। इसमें एक परफेक्ट और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट सेट किया जाता है इन चीज़ों का। जैसे हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या था कि ग्रोथ को प्रमोट करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब ऐसे ही यहाँ पे मॉनेटरी टारगेटिंग भी यहाँ पे अडॉप्ट की गई ताकि, क्योंकि इन दोनों का मोटिव सेम है एंड ये फॉर्मली अडॉप्ट की गई मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द फ्रेमवर्क इन 1985 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चक्रवर्ती कमेटी। सो ओवरऑल इस पॉइंट में क्या है कि जो इंडिया ने RBI के थ्रू यहाँ पे फॉर्मली इसे इंडिकेट कर दिया था एज अ मॉनेटरी टारगेटिंग इन 1985 में अंडर मॉनेटरी टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। और गोल्स क्या थे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन आई थी जिसके कारण जो मॉनेटरी टारगेटिंग पॉलिसी है वो थोड़ी सी लेस इफ़ेक्टिव बन गई इन 1990s में। बट इसके की चेंजेस क्या है 1985 से 1998 जो हमारा मेन पॉइंट है, तो क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, मैनेज हो गई 1990s तक, और 1991 में हमें पता है लिबरलाइजेशन आई थी, तो उसके कारण जो मनी सप्लाई टारगेटिंग है वो थोड़ी सी लेस इफ़ेक्टिव हो गई। और RBI ने क्या किया? RBI अब अपने आप को शिफ्ट कर चुका था टुवर्ड्स मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच जिसमें इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट और क्रेडिट ग्रोथ इंक्लूडेड थी।
सो दिस इज ब्रीफ ऑफ 1985 से 1998 विच इज़ रिलेटेड टू मॉनेटरी टारगेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज 1998 से लेके 2015 तक मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, जैसे मैंने कहा कि लिबरलाइजेशन के चलते जो मनी सप्लाई का अप्रोच था वो काफ़ी ज़्यादा लेस इफेक्टिव हो गया था, तो इसी के चलते मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सो जो मल्टीपल अप्रोच है उसका टाइम पीरियड है 1998 से 2015। जो ये MIA है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है ताकि वो मॉनेटरी एग्रीगेट्स यानी कि मनी सप्लाई के अलावा और भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे अपना फोकस बनाए रखे। इस अप्रोच के की फीचर्स क्या हैं? ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू एक सिंगल टारगेट पे। इसमें मनी सप्लाई इंक्लूड होती है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट ग्रोथ एंड GDP ट्रेंड्स। और ये यूज़ करा जाता है तब जब मनी डिमांड अनस्टेबल होती है। अब इसमें इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा विद दिस MIA अप्रोच 1998 से 2015 तक। 1998 से 2008 तक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पर काम हुआ। देन RBI ने मेंशन किया इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट ग्रोथ टू बैलेंस ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे इंडिया फेस कर रही थी स्ट्रॉन्ग GDP 6 to 9% के बीच में एनुअली, एंड 2008 से 2013 के बीच यहाँ पे क्राइसिस फेस हुए जो रिलेटेड थे ग्लोबल फाइनेंशियल और इन्फ्लेशन से। एंड आफ्टर 2008 देन जो RBI है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया ताकि ग्रोथ बढ़ाई जा सके। उसके बाद 2010 तक उन्होंने फिर से इंक्रीज़ कर दिया रेट को, एंड 2014 से 2015 तक उन्होंने ये अप्रोच को शिफ्ट कर दिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच पर। एंड यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 के अकॉर्डिंग एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन टारगेट्स सेट किए गए 4 to 2%। नेक्स्ट इज 2013 से 2016 प्री कंडीशन सेट फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो प्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा है कि जो सेंट्रल बैंक है ना वो एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है, उसे अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखता है, ठीक। और यहाँ पे ये अप्रोच कहाँ से आया है, यानी कि पहले हम मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच यूज़ कर रहे थे, उसके बाद सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर अपनी शिफ्टिंग करी है। सबसे पहली प्री कंडीशन क्या है? लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। एंड इन 2013 इंडिया फेस द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट यानी 9%, ओके। एंड उदित पटेल कमेटी 2014 ये रेकमेंड करते हैं कि इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए बिफोर अडॉप्टिंग दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब एक्शंस कब टेकन किए गए? 2013 और 2016 के दौरान RBI ने यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर दी और रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया ताकि वो महंगाई को कम कर सके। एंड जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कम हो जाती है 5% से। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस। सेंट्रल बैंक फ्री होने चाहिए एवरी टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर से ताकि वो इंटरेस्ट रेट्स को प्रॉपरली सेट कर सके। तो 2016 से पहले यहाँ पे गवर्नर ही सेट करते थे मॉनेटरी पॉलिसीज़, बट लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एक्शंस कौन से लिए गए? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया गया 2015 में जो RBI को अपने राइट्स देता था ताकि वो टारगेट इन्फ्लेशन को सेट कर सके। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई 2016 में, यही कि वो इंश्योर कर सके कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि बैंक्स को राइट दिए गए अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। नेक्स्ट इज 2016 ऑनवर्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं और कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही और स्टेबिलिटी रखने के लिए। एंड इंडिया ऑफिशियली अडॉप्ट कर चुका है FIT इन 2016 में थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट।
आरबीआई क्या एक्सपीरियंस करता है अंडर एफआईटी 2016 से लेकर 2019 को हम स्टेबलाइजिंग फेस भी कहते हैं, जिसमें स्टेबल इन्फ्लेशन चल रही थी और टारगेट्स भी अचीव हो रहे थे। 2020-22 में कोविड एंड रशिया एंड यूक्रेन की वॉर देखने को मिली, जिसके साथ इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसके बाद 2023 से लेके अब तक पॉलिसी नॉर्मलाइजिंग विद फोकस ऑन बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। कि अब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो मॉडरेट है, 5 to 6% ही चेंज होता है। और अगर फूड और फ्यूल पेट्रोल की बात करें वो वॉलेटाइल है, यानी कि वो चेंज होता रहता है। इसलिए आरबीआई ने इसे अडॉप्ट किया विद फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई भी क्राइसिस आ जाते हैं तो वो इसमें चेंजेस कर सके, लाइक ग्लोबल क्राइसिस, अगर प्राइस बढ़ गया ऑयल का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रिलेट करते हैं। इन्फ्लेशन हमें पता है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसे मॉडरेट रखने की बहुत कोशिश करता है, यानी कि 2% ही राइज हो, 2% ही कम हो, ठीक है, एनुअली कह सकते हो, और ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को रेज कर दिया जाता है ताकि इकोनॉमी में बोरोइंग्स और स्पेंडिंग्स कम करी जाए। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया जाता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एनकरेज किया जाए। और फर्स्ट वाला जहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही थी, बैंक रेट इंक्रीज़ किया, ठीक है, उसे हम कंट्रैक्शनरी कहते हैं, और दूसरे वाले को एक्सपेंशनरी कहते हैं। देन वाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हो, यानी कि प्राइसिंग स्टेबिलिटी फर्स्ट है इसका, कि ये प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करती है अराउंड 2% पर ईयर। नेक्स्ट इज़ एंकर फॉर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जब लोगों को पता होता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका क्लियर एक टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेट है, तो यहाँ पे अगर बिजनेस और कस्टमर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक टाइम तक स्टेबल हो जाएगी, तो वो अपने डिसीजंस जल्दी बना लेंगे, ठीक है। चाहे वो बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी सेट कर रहा है, चाहे कस्टमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस देख रहा है। थर्ड इज़ क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसका ये मतलब है जब बैंक्स ये अपना कमिट कर देते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये है, तो उस केस में जो पब्लिक है वो भी इवेलुएट कर सकती है कि ये सेंट्रल बैंक हमारे गोल्स को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इन्फ्लेशन का स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो जो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो सेंट्रल बैंक खुद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, कोई उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली उसका टारगेट एक नहीं होना चाहिए, होल होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टारगेट्स होने चाहिए। वेजेस, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, मनी सप्लाई, दीज ऑल आर इंक्लूडेड। देन कुछ और स्टेप्स भी उसे फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि एक्सप्लिसिट क्वांटिटेटिव टारगेट्स को एस्टैब्लिश करना होगा फॉर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। सेकेंडली पब्लिक को बताना होगा अबाउट इन्फ्लेशन टारगेट्स। थर्डली सेटअप करने होंगे मॉडल्स एंड मेथोडोलॉजी फॉर इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग ऑपरेशंस बनाने होंगे, जिसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेट किए जाएं ताकि आपके टारगेट्स पूरे हो जाएं। टारगेट प्रैक्टिशनर्स, यानी कि कौन कौन इसे प्रैक्टिस कर सकता है, तो सबसे पहले नाम आता है हमारा सेंट्रल बैंक का, ठीक है। सेंट्रल बैंक ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टारगेट्स को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे और पार्टीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एंड मीडिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड सो ऑन। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने फर्स्ट टाइम ये जो टारगेट प्रैक्टिशनर है, या फिर कह सकते हो वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट किया था, वो थी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज़ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इंडिया में क्या है, जैसे सेंट्रल बैंक्स काफ़ी सारी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी रिजर्व बैंक है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी कमेटी बनाई गई थी इन 2016 में, जैसे पहले पढ़ा हुआ है, वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट करती है। इसके पहले 2016 में अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट
फ्लैक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया था जो गवर्न किया गया बाय एन एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन गवर्नमेंट एंड RBI इन 2015 20 Feb। देन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी वो डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट्स। एंड फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसकी? 2016 में 3-4 अक्टूबर में। जो रिजर्व बैंक का जो डिपार्टमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, वो अपनी कमेटी को कहता है कि आप बनाओ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फॉर्मुलेट करी मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को और मेनली डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस को देखता है ये टू रिव्यू लिक्विडिटी कंडीशन। PC के पहले TAC थी यानी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी। इसका मेन रोल जस्ट एडवाइजरी इन नेचर था, ठीक है, ये एडवाइजेस पे ही डिपेंड करती थी और MPC की फॉर्मेशन के साथ ही ये बंद हो गई।